नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को विश करूंगी हैप्पी दिवाली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज हम ARO GS मॉक टेस्ट 96 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम 40 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इन 40 प्रश्नों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर चाहें तो उन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं या फिर नोट्स बनाते चल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। और क्लास में बता दूं, लास्ट क्लास में मैंने देखा कमेंट में आप में से कई स्टूडेंट ने मांगा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, जूमिंग एग्रीकल्चर के बारे में उसकी नोट्स मांगी है कि किस स्टेट में उसको किस नाम से जाना जाता है, अलग अलग कंट्रीज में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो वो भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टेस्ट के एंड में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर ARO के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी PDF के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, जो कि स्क्रीन पर आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो आप लोग एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। और अगर इस बुक से रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले प्रश्न के साथ। जो भी स्टूडेंट नए हैं मैं उनको बता दूं, प्रश्न दोनों ही लैंग्वेज में दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन मैं हर प्रश्न को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में नहीं पढ़ूंगी, मैं खाली उन प्रश्नों को इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ूंगी जहां पर रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत होगी वहां पे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबी क्लास खिंच जाती है, आप लोगों के लिए भी बेनिफिट नहीं होता है जब मैं दोनों प्रश्नों को पढ़ती हूँ। तो ध्यान से सुनते चलिए, जहां पर भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए, किसी प्रजाति को विलुप्त, विलुप्त मतलब एक्सटेंट माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास मतलब नेचुरल हैबिटेट में देखी नहीं गई है। कितने वर्षों के लिए अगर कोई भी स्पीशीज अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं दिखाई दी गई है, दिखी है, तो हम उसको एक्सटेंट मतलब विलुप्त मानेंगे। तो यहाँ पे 15 वर्ष दिया है, 25 दिया है, 40 दिया है और 50 दिया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्लास वो है 50 वर्ष। ठीक है, पहले का 50, पहले का जो डी है जिसमें 50 वर्ष दिया है, ये आपका सही उत्तर है। अब क्लास लास्ट क्लास में हमने जब एनवायरमेंट इकोलॉजी का टेस्ट कवर किया था तो मैंने आपसे पूछा था कि रेड डेटा बुक जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो वहां पर क्या सही उत्तर था बताइए? रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? IUCN द्वारा। ठीक है, अगर आपको अभी तक ये चीज नहीं पता है तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में उनकी लिस्ट दी रहती है, यहाँ पर आपके फ्लोरा और फाना दोनों होते हैं। ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको ताप विद्युत संयंत्र दिए गए हैं, मतलब थर्मल पावर स्टेशंस दिए गए हैं, दूसरी तरफ लोकेशन दी गई है। तो एक एक को डिस्कस करते चलते हैं। परीक्षा की जब हम बात करेंगे तो परीक्षा कहाँ पर है? ये झांसी में है। ठीक है, तो ए का आपका फर्स्ट हो जाएगा। पनकी थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? ये कानपुर में है, तो बी का फोर्थ। ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ आपको डी में दिख रहा है। और देखते हैं दादरी की जब हम बात करेंगे तो दादरी कहां पर है? दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। और अनपारा की जब हम बात करेंगे तो ये सोनभद्र में है। तो यहाँ पर सेकंड का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्लास कुछ और थर्मल पावर स्टेशन को हम डिस्कस करेंगे, उनको भी आप लोग देखते हुए चलिए। जैसे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी के थर्मल पावर स्टेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ताप विद्युत संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में है हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये सोनभद्र में है, याद रखिएगा। अनपारा थर्मल पावर स्टेशन की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये भी सोनभद्र में है।
पांकी थर्मल पावर स्टेशन की जब हम बात करेंगे तो ये कानपुर में है, ठीक है। परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? झांसी में है, याद रखिएगा। हरदुआगंज कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थर्मल पावर स्टेशन आपके यूपी के भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जो इंडिया में आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो थर्मल पावर स्टेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने डिस्कस किया है पहले के टेस्ट में। अब यहाँ पर देख लीजिए, सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन की बात करेंगे तो ये भी सोनभद्र में है। रिहांद भी कहाँ पर है? सोनभद्र में है, ठीक है। नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। फिरोज गांधी की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये रायबरेली में है। टांडा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? अंबेडकर नगर में है। और रोजा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये शाहजहांपुर में है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्लास पढ़ लीजिएगा, पेपर में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को देखिए। झांसी में स्थित उत्तर प्रदेश के एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर एक दो चीजें आप देखिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की, एग्रीकल्चर मतलब रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ए है, 2014 में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। थर्ड का ए आपका सही उत्तर है। अब हम उत्तर प्रदेश में कुछ और विश्वविद्यालय की बात करेंगे जो कि आपकी कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पेपर में पूछा जा सकता है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आप याद रखेंगे कहाँ पर? कानपुर में, ठीक है। इसी तरीके से आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये कुमारगंज में है, ठीक है, जो कि आपका अयोध्या में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये मेरठ में है, मोदीपुरम में। सैन हिंगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये नैनी में है, प्रयागराज में। और काशी राम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये बांदा में है। क्लास ये भी जो लिस्ट आपको दी गई है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, हो सकता है परीक्षा में ये प्रश्न पूछ ले। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई कृषि जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में, जिसकी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। अगर पेपर में कुछ प्रश्न पूछिए कि ये कहाँ पर स्थित है तो आप याद रखेंगे ये झांसी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, दूसरी तरफ आपको लिस्ट दी गई है। अब क्लास आप मुझे बताइए कि हमने लिस्ट के बारे में किस शेड्यूल में डिस्कस किया है? 7 शेड्यूल में। आपको पता है जो 7वीं अनुसूची है उसमें लिस्ट के बारे में दिया गया है, डिवीजन ऑफ पावर दिए गए हैं, कह सकते हैं हम। मतलब क्या कहना चाह रही हूं मैं, एक आपकी यूनियन लिस्ट होती है, ठीक है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है और तीसरी आपकी कौन सी लिस्ट होती है? एक मिनट, मार्कर में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्लास 2 क्लास से, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा जो बता रही हूँ। यूनियन लिस्ट मतलब हम बात करें केंद्रीय सूची की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट की मतलब स्टेट लिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम राज्य सूची की बात कर रहे हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट की जब हम बात करें तो हम समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि केंद्र की जो सूची होती है उस पर किसका अधिकार होता है? उस पर केंद्र का अधिकार होता है कि जो भी आपकी डिसीजंस लिए जाएंगे वो केंद्र के डिसीजंस होंगे। सब्जेक्ट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं उस पर किसके पास पावर होती है डिसीजन लेने की? राज्य के पास पावर होती है, ठीक है, जो आपके राज्य सूची में। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर होती है, सेंटर के पास भी, स्टेट के पास भी। लेकिन अगर दोनों में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट होता है तो उस कंडीशन में किसकी जो डिसीजन है माना जाएगा? सेंटर का, यूनियन का डिसीजन माना जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। क्लास आप लोग ने पढ़ा होगा कि हम जब भी बात करते हैं भारत में तो हमारे भारत में फेडरल सिस्टम है, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, और हमारे भारत में यूनिटरी सिस्टम के भी फीचर्स हैं, ये आपको पता है। तो हमारे भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिटरी और फेडरल दोनों के फीचर्स हमें मिलते हैं। जब हम भारत के फेडरेशन की बात करते हैं, फेडरल फीचर की बात करते हैं, तो आप याद रखिएगा जो भारत में फेडरल सिस्टम है यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहां पर भी फेडरेशन है, मतलब कई राज्य एक साथ आए हैं और
के रह रहे हैं, एक फेडरेशन है वहां पर, लेकिन वहां पर आपका स्टेट स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो अगर चाहे तो सेंटर को छोड़ सकता है, लेकिन हमारे भारत में सेंटर जो होता है सबसे ज्यादा पावर है सेंटर के पास। कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि भाई हमको अब नहीं, आपके साथ नहीं रहना, हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं अलग दूसरा देश बनने। ब्रिटिशर्स के समय में क्या होता था, ब्रिटिशर्स जब थे तो वो कहते थे कि प्रोविंस के पास ये अधिकार है कि अगर वो रहना चाहे तो रह सकते हैं भारत में। जब आपका जब था तो रहना चाहे तो भारत में रह सकते, नहीं तो वो एक खुद एक फ्री स्टेट की तरह रह सकते, एक अलग स्टेट की तरह रह सकते हैं। तो ये चीज हमारे भारत में नहीं है, ये चीज आपको पता ना। कोई स्टेट आके ये नहीं कह सकता कि भाई हमें नहीं रहना भारत में, हम अलग रहेंगे। उत्तर प्रदेश ये नहीं कह सकता अब तो हम अलग यूपी में रहेंगे, हमको नहीं मानना है। तो ये चीज याद रखिएगा, वो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, ज्यादा परेशान मत होइएगा। अगर समझ में आ गया तो वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल मत परेशान होना। यहाँ पे जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आपके 7th अनुसूची में दी गई है, 7th शेड्यूल में दिया गया है, ठीक है। एक और लिस्ट यहाँ पर दी गई है क्लास, रेसिडुअल लिस्ट, ठीक है, जिसको कि हम रेसिडरी पावर कहते हैं, रेसिडरी लिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो पावर है वो किसके पास रहती है, याद रखिएगा यूनियन के पास पावर होती है। अब इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि ना आपके यूनियन लिस्ट में है, ना आपके स्टेट लिस्ट में है, ना आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है। जो सब्जेक्ट आपके इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में नहीं है वो आपके रेसिडरी लिस्ट में रहते हैं। और यहाँ पर पावर किसके पास रहती है, सेंटर के पास रहती है, याद रखिएगा। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करेंगे तो अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वो अवशिष्ट विषय है, ठीक है। ए का 4th आपका सही उत्तर है। आर्थिक नियोजन की बात करेंगे क्लास तो वो समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। रेडियो एवं टेलीविजन की जब हम बात करेंगे तो ये संघ सूची में है, यूनियन लिस्ट में। और पुलिस की बात करेंगे तो ये राज्य सूची में है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4th का सी सही उत्तर है। कृषि आपका किस लिस्ट में है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कृषि बताइए, एग्रीकल्चर किस लिस्ट में है। 5th प्रश्न को अब हम देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संसदीय व्यवस्था की विशेषताओं में शामिल है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री फीचर्स की बात की गई है कि क्या क्या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स है। देखते हैं, मंत्रियों की विधायिका व कार्यपालिका की दोहरी सदस्यता। अब आपको पता है कि जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं वो आपके लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, डुअल मेंबरशिप उनके पास होती है, ये आपको पता है। निचले सदन का विघटन मतलब डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, जो लोकसभा है वो आपकी डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है। अगर वो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया, ठीक है, तो आपका क्या होता है, लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो जाती है, उसका विघटन हो जाता है, तो लोअर हाउस आपकी क्या डिसोल्यूशन पॉसिबल है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लिखा हुआ है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये भी सही है क्लास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डी आपका सही उत्तर है। अब हम भारतीय संसदीय व्यवस्था की कुछ और विशेषताओं को देख लेते हैं क्लास। यहाँ पे नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका होती है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। दूसरा आप देखिए यहाँ पे बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, मेजोरिटी पार्टी जो भी होती है आपकी, जो भी बहुमत में होती है वो आपकी, उसका रूल होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो वहां पे अकाउंटेबिलिटी लिखी है मैंने तभी आपको बताया था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, ठीक है। राजनीतिक एकरूपता होती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोहरी सदस्यता होती है, डुअल मेंबरशिप होती है। बहुत से आपके मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और वो आपके लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना क्लास, ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद निचले सदन का विघटन की जब हम बात करेंगे तो लोअर हाउस आपका डिसॉल्व भी हो सकता है और सीक्रेसी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम के होते हैं, फीचर्स है, तो याद रखिएगा क्लास। देखिए पॉलिटी में कुछ ऐसी सेक्शंस होते हैं जो कि आपको पेपर में छोड़ के नहीं जाना है। पहला आप याद रखेंगे, प्रीएम्बल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सब सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, जिसको कि हम मौलिक अधिकार कहते हैं, ध्यान से एकदम पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आपका मौलिक कर्तव्य से भी प्रश्न बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से भी प्रश्न बनते हैं, राजनीति निर्देश जो हैं आपके,
वो मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है। ये स्टार्टिंग के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि जरूर पढ़ के जाइएगा, और कुछ एक ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। क्लास बिल्कुल भी ये सब पोर्शन छोड़ने की गलती मत करिएगा। सारे प्रश्न जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सब एकदम सॉल्व करके जाइएगा, आपके क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे। ठीक है, 6 प्रश्न को अब हम देखते हैं। जानते हैं ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, मैं आपको सच बता रही हूँ ये चीज, हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में हम उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत पढ़े रहते हैं, उनके पास आप बैठेंगे ना तो आपको लगेगा कि हमको तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन अक्सर वो लोग पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नए बच्चे होते हैं जिन्होंने कहा कि बस हमने थोड़ा पढ़ाई किया हमारा क्वालिफाई हो गया। होता है क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़े पढ़ाई में वो प्रश्न पढ़े जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। आपको पीएचडी नहीं करनी है, टीचर को का काम है वो, ठीक है, मेरा काम है वो कि और डीप में पढ़ो और डीप में पढ़ो। आपको वो काम नहीं करना, आपको वही पढ़ना है जो कि पेपर में पूछा जाता है। और ये जानने के लिए आपको मेरी जरूरत भी नहीं है, आपको पास्ट ईयर पेपर की जरूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं उसको देख लीजिए। आप आरओ की परीक्षा में अपियर होने जा रहे हैं तो आप आरओ एआरओ के प्रीलिम्स और मेंस के तो पेपर देख के जाएंगे ही, जीएस के साथ ही साथ आप यूपी पीसीएस के भी पेपर देखिए, ठीक है, आप बीईओ के भी पेपर देखिए। सब क्वेश्चंस को एक बार पढ़ डालिए, गो थ्रू कर लीजिए। क्लास आपका सिलेक्शन होगा, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, 1 मार्क्स से क्वालिफाई होगा लेकिन क्वालिफाई होगा। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ आपको चीजें पढ़ना पड़ेगा। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ, जब आप 10 साल के क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे ना तो आपका आधा क्वेश्चन, आधा जो सिलेबस है वो ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा। प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ी चेंज हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं पीसीएस वीसीएस में वो तो मेंस के सिलेबस में आपके चेंजेस हुए हैं ना। प्रीलिम्स का तो वही सिलेबस है, बस क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा दे रहा है, थोड़ा सा प्रश्नों को आसान कर दे रहा है। तो उसके लिए आप देखो कौन किस टॉपिक से बार बार प्रश्न बन रहे हैं। एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व करे तो बुक उठाओ, मेरा प्रश्न नहीं लग रहा, बुक से उस टॉपिक को पढ़ डालो। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। चलिए किसी और क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जब स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अभी की क्लास में आपका समय बचाना है क्योंकि ज्ञान बांटने के लिए तो बहुत होता है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो हम अलग कभी डिस्कस करेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू पढ़िए। सिलेक्शन होता है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, चाहे आपकी शादी हो गई है, चाहे बच्चे हो गए हैं, चाहे किचन का काम करके सब पेपर निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे आप ऑफिस में 9 बजे लौट के आ रहे हैं, सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का। जिसके पास जितना कम समय होता है उसकी तैयारी उतनी और मजबूत होती है। एक स्टोरी भी आ रही है दिमाग में लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, आप लोगों का समय बर्बाद होगा। चलिए 6 प्रश्न को हम देखते हैं। सचेतक के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहां पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द व्हिप। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस पद का उल्लेख ना तो भारतीय संविधान और ना ही संसद के प्रक्रिया नियमों में किया गया है। दूसरा है या पद संसदीय सरकार की परंपरा पर आधारित है। अच्छा क्लास, यहाँ पर प्रश्न देखिए, सॉल्व करने का अप्रोच मैं आपको बता रही हूं। पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया? दिस पोस्ट इज नीदर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन द रूल ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया गया दिस पोस्ट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो दोनों एक दूसरे को है ना कि ना ही इसका संविधान में मेंशन है ना ही संसद की प्रक्रिया में मेंशन है। ठीक है, ये तो एक संसदीय सरकार की परंपरा है, इसको तो एक ट्रेडिशन की तरह ये चल रहा है आपका, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ए और बी के चांसेस ज्यादा हैं सही होने के। सी को हम देखते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक व्हिप होता है, ये भी सही है। और आखिरी आपको दिया गया या संसद पटल पर अपनी पार्टी के एजेंडा को तय करता है। क्लास यहां पर ध्यान रखिएगा, जो डी ऑप्शन है वो आपका गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। जब हम व्हिप की बात करते हैं तो व्हिप का मेन पर्पस ये नहीं होता है एजेंडा पार्टी का सेट करना। हाँ, हर पार्टी का अपना व्हिप होता है, लेकिन व्हिप का जो मेन आपका टारगेट होता है, जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये है कि जितने भी सदस्य हैं उनकी उपस्थिति हो, मतलब उनकी अटेंडेंस हो, ठीक है, उनका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजों पर ध्यान देना। उनके बीच में एक अनुशासन है कि नहीं, डिसिप्लिन है कि नहीं, ये व्हिप में की चीजें होती है। ठीक है, व्हिप की जिम्मेदारियां होती हैं, एजेंडा तय करने की नहीं होती है, याद रखिएगा। उपस्थिति, व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, अनुशासित है कि नहीं, पालन कर रहे हैं कि नहीं, जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं पार्टी में, ये सब होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं।
भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या लिखा है, कौन सा शामिल नहीं है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द DPSP मेंशन्ड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको दिया गया मद निषेध, फिर मुक्त कानून सलाह, फिर काम पाने का अधिकार, फिर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो यहाँ पर DPSP का पार्ट कौन सा नहीं है, आपका D नहीं है। 7th का D जो है वो आपका सही उत्तर होगा। क्लास यहाँ पर अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो ये किस में दिया गया है, हमारे संविधान में दिया गया है, लेकिन ये पार्ट 17 में दिया गया है, याद रखिएगा। किस में दिया गया है, पार्ट 17 में। और पार्ट 17 के किस आर्टिकल में अगर दिया गया है, तो ये 350 का में बात किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लिखा भी है इंग्लिश में, अरे हिंदी में रेड कलर में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, इंग्लिश में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। अब क्लास यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि DPSP से प्रश्न बनता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में उसके पहले वाले टेस्ट में मैंने आपसे पूछा था कि विलेज पंचायत की बात DPSP में किस अनुच्छेद में की गई है, तो आप लोगों ने बताया था किस में की गई है, आर्टिकल 40 में, ठीक है, अनुच्छेद 40 में विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने की डायरेक्शन दिया गया है DPSP में, ठीक है। फिर हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की थी। आप सभी को पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में पंचायती राज को ऐड किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे एक और प्रश्न जो बनता है, ये पूछता है कि ये किस पार्ट में है, तो ये पार्ट 9th में है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और क्या प्रश्न बनता है यहाँ से रिलेटेड कमिटीज वो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किसके रिकमेंडेशन पे ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन हुआ। फादर कौन बोला जाता है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर ब्रिटिश एरा में हम पूछे कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, तो आप किसकी बात करते हैं, लॉर्ड रिपन की बात करते हैं। ये भी चीज याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया, आपको समझ में आ रहा होगा जो चीज मैं बता रही हूँ। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस की अगर हम बात करें ब्रिटिश एरा में कौन से वॉइसरॉय को बोला जाता है, तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। अभी अगर हम बात करें तो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपका आया, ठीक है। और अगर बोला जाएगा कि किसके रिकमेंडेशन पे इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो आप याद रखेंगे LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन में। ये सारे पॉइंट क्लास पेपर में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। और एक चीज और मुझे आपको बतानी है यहाँ पर 9th, हाँ, जैसे अनुसूची पूछी जाती है कि किस शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया गया है, तो वो कौन सा है, 11th अनुसूची में, ठीक है, 11th शेड्यूल में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में मेंशन है। ये सब चीजें आपको अपने दिमाग में बना के रखनी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। DPSP की अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो यहाँ पर याद रखिएगा हम आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, राइट्स की बात करते हैं, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है, इकोनॉमिकल एंड सोशल। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ली। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, 8 डिग्री चैनल विभाजित करता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है किसको, मालदीव व मिनिकॉय को, लक्षद्वीप को 2 बार, या सुमात्रा से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को, या फिर अंडमान को कोको द्वीप से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है क्या आपका, मालदीव को मिनिकॉय से। अब आप खुद सोचिए, अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करें तो 4 है, तो दोनों तरफ 4 है, इसी तरह दोनों तरफ है, तो मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ट्रांस हिमालय में स्थित है, तुजू, दीफू, खारदुंगला या फिर बोमडिला। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, ट्रांस हिमालयन रेंज में आपका खारदुंगला है, ठीक है, यहाँ पर 9th का C आपका सही उत्तर है। क्लास यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि ये लेह लद्दाख के रीजन में आपका खारदुंगला पास मिलता है आपको, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और जो आपको ऑप्शन दिया है तुजू दर्रा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप मणिपुर में है, मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है आपका। दीपू दर्रा और बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि आपके उत्तरी पूर्वी हिमालय में स्थित है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया ना। खारदुंगला दर्रा जो है वो लद्दाख में है, ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय का आपका पार्ट है।
और टूजू दर्रा, दीपू दर्रा, बोमडिला दर्रा, ये सब आपके किस में है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर रेंजेस की बात करें तो आप याद रखिएगा कैराकोरम के बाद लद्दाख आता है, फिर उसके बाद जास्कर आता है, ठीक है। फिर इधर आपको ग्रेट हिमालयन रेंज मिलती है और सबसे नीचे आपको शिवालिक रेंज मिलती है। क्लास याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी अरेंज करने को दे दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहां पर पूछा गया है कौन सा आपका करेक्ट नहीं है। तो देखते हैं हम। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर है, सही है। नासिक गोदावरी नदी पर है, सही है। जबलपुर नर्मदा नदी पर है, सही है। लेकिन लुधियाना आपका ब्यास नदी पर नहीं है। तो लुधियाना अगर ब्यास नदी पर नहीं है तो किस नदी पर है? जल्दी से बताओ सोच के। लुधियाना जो है, आप में से कई स्टूडेंट सही बोल रहे होंगे, सतलज नदी पर है। 10वें का डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपको झील के नाम दिए गए हैं, एक तरफ आपको क्या दिया गया है? देश के नाम। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया? बालकश दिया गया, उर्मिया दिया गया है, फिर उसके बाद 5 फ्लावर, फिर आपको लाडोगा। तो यहाँ पर क्लास जो मुझे मेरे दिमाग में बैठा हुआ है वो है 5 फ्लावर। ये कहाँ पर है? ये चाइना में है, ठीक है। सी का कोड अब मुझे पता था तो मैंने खट से यहाँ पे देखा तो सी में खाली चौथा ही है, लेकिन हो सकता है आपको दूसरा पता हो, ये तो मुझे पता था, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बालकश की अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है बताइए? कजाकिस्तान में है, ठीक है। उर्मिया की जब हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर है? ईरान में है। और लडोगा की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? रशिया में है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा क्लास जानते हैं, एक काम किया करिए, वैसे थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको सुनने में, जब मैं पूछती ना कहाँ पर है तो वहां पे बैठ के आंसर दिया करो मैम यहाँ पर है, तो इससे ना आपका माइंड एक्टिव रहेगा। अब ऐसे वीडियो चलाओगे, सोचोगे लेटे लेटे पढ़ूंगा तो ऐसे सो जाओगे 2 मिनट में, तो समझ भी नहीं आएगा कि ऐश्वर्या मैम पढ़ा क्या रही है। लेकिन जब उसको थोड़ा सा हाँ मैम मुझे पता है कहाँ पर है, मुझे भी पता है 5 फ्लावर झील कहाँ पर है, चाइना में है, तो आपका मन जो है ना, मतलब जो ये जो दिमाग का ये जो है ना कंसेंट्रेशन, वो बना रहेगा, अटेंटिव रहोगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए आराम से चिल होके पढ़ा करो, बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं, सोया मत करो। 12वें प्रश्न को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो एक तरफ आपको स्ट्रेट दिया गया है, एक तरफ आपको सेपरेशन दिया गया है। चलिए देखते हुए चलते हैं। स्ट्रेट से रिलेटेड भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो लेक से रिलेटेड प्रश्न है ये भी पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है ये लेक कहाँ पर है, ये लेक कहाँ पर है, ठीक है। और इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है, तो इसको तैयार रखिएगा। चलिए 12वें प्रश्न को देखते हैं। ये स्ट्रेट है, तो यहाँ पर देखिए बेरिंग स्ट्रेट की जब हम बात करते हैं तो बेरिंग स्ट्रेट एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है, सही है। अभी दिखाती हूँ मैप में। जिब्राल्टर की हम बात करेंगे तो ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, ये भी सही है। डोबर की हम बात करें तो ये ग्रीनलैंड व कनाडा को अलग करता नहीं, डोबर आपके ग्रीनलैंड और कनाडा को नहीं अलग करता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अगर आप डोबर की बात करेंगे तो एक तरफ आपको इंग्लिश चैनल दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश चैनल आपका कौन से उसमें आ रहा है? यूनाइटेड किंगडम वाला हो गया, ठीक है। और इधर आपका यूरोप का हिस्सा होता है, फ्रांस दिखेगा आपको। तो यहाँ पर डी तो मतलब ये डोवर तो आपका गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अब हम इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ डोवर आपको दिख रहा होगा क्लास, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। इधर आपको इंग्लिश चैनल दिख रहा है, इधर आपको नॉर्थ सी दिख रहा है। आपको पता है जब भी हम किसी स्ट्रेट की बात करते हैं तो जो स्ट्रेट है ना वो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, और 2 लैंड बॉडीज को सेपरेट करता है। समझ में आ रहा है? लैंड बॉडीज को सेपरेट करेगा और वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो इंग्लिश चैनल को, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, इंग्लिश चैनल को और नॉर्थ सी के बीच में एक लिंक बना रहा है, ठीक है। और सेपरेट किसको कर रहा है? अलग अलग किसको कर रहा है? इंग्लैंड को फ्रांस से। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लैंड को फ्रांस से। यहाँ पर देखते हैं हम यूरोप और अफ्रीका देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, हमने आपको अभी डिस्कस किया। जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो यूरोप को एशिया से अलग कर रहा है, ठीक है। और ये कनेक्ट किसको करेगा? एक तरफ आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, दूसरी तरफ आपको मेडिटेरेनियन सी दिख रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बेरिंग स्ट्रेट दिया गया है।
बेरिंग स्ट्रेट के इधर आपको रशिया दिख रहा है, इधर आपको यूनाइटेड स्टेट दिख रहा है, तो ये रशिया को यूनाइटेड स्टेट से अलग कर रहा है। और यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेरिंग सी आपको दिखेगा, अगर वाटर बॉडीज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्कटिक ओशियन दिखेगा। तो क्लास ये चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है। चलिए 13 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में आपको जनजाति दी गई है और दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए हैं। तो चलिए एक एक को हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर टोडा की अगर हम बात करें तो टोडा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। टी से टोडा, टी से तमिलनाडु। पेपर में कई बार पूछा गया है, मैंने हर टेस्ट में आपको बताया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां से पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं, और उसमें आपका ये ट्राइब्स वाला है, जनजाति वाला है। जब वर्ल्ड की जनजाति भी इंपॉर्टेंट है क्लास, और यहाँ पे इंडिया में जो जनजाति है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिस्ट इसकी भी प्रोवाइड करा दूंगी, उसकी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है? तो याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब हम बात कर रहे हैं टोडा कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे डी का सेकंड देखिए किन किन ऑप्शन में दिया गया। यार ये तो गलत है ना, ऑप्शन आसान तय किया गया है, इन लोग ने आसान तय कर दिया, जो मुझे आता है वो तय कर दिया है। तो यहाँ पे डी का सेकंड खाली एक ही में दिया गया, 2 में देना चाहिए था, 3 में देना चाहिए था, ठीक है, छोड़ो। फिर लेप्चा की बात करेंगे। लेप्चा कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है? बी का फोर्थ कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? फिर मिखिर की जब हम बात करेंगे तो मिखिर कहाँ पर है? ये मेघालय में है, ठीक है? और गद्दी की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो सी का फर्स्ट, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है, 13 का डी। तो क्लास देख लीजिए, मिखिर, मेघालय, लेप्चा, ठीक है, सिक्किम, गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु। एक और प्रश्न यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैंने देखा था ROARO में ये प्रश्न बना था, इसलिए मैं आपके लिए ये प्रश्न लेके आई हूँ कि अंडमान निकोबार आइलैंड के ट्राइब्स के बारे में मैंने देखा है पेपर में कई बार पूछा गया है। तो आज आप क्या करो, अंडमान निकोबार के ट्राइब्स को रिवाइज कर लो। यहाँ पर इन्होंने जो पूछा था वो मैं आपको बता दूं, सेंटिनेलीज पूछा था और ओंगेस पूछा था, ठीक है? तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की इन दोनों ट्राइब्स को तो आपके दिमाग में रखना ही चाहिए। जरावास भी याद रखिएगा, तो जरावास, ओंगेस, सेंटिनेलीज, ठीक है, इन सबको आप याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार में ये ट्राइब्स पाए जाते हैं। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया है। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा कौन सा नहीं है? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया या फिर केन्या? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? 14 का डी। केन्या की अगर हम बात करें तो ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं है। अब देख लो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये आपको ना एक सींग की तरह दिख रहा है ना, ये पोर्शन सींग की तरह, ठीक है? तो इसी वजह से इसको हम हॉर्न कहते हैं। तो यहाँ पर देख लो, इरिट्रिया सबसे पहले दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक मिनट क्लास, फिर मेरे पेन में कुछ दिक्कत आ रही है, जो भी परेशानी हो रही है उसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन थोड़ा सा सहयोग करिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये इरिट्रिया आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये रेड पॉइंटर दिख रहा है, ये देखिए ये येलो वाला, ये इरिट्रिया है। फिर ये इथियोपिया है, इधर जिबूती दिख रहा है और इधर सोमालिया दिख रहा है, ठीक है? ये सब आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, ठीक है? अच्छा क्लास, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको रेड सी है, इधर गल्फ ऑफ एडन है और इधर आप देखेंगे इंडियन ओशियन है। ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 15 प्रश्न। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, अतः वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरता रहता है? अब ये तो सबके घर में पाए जाते हैं और सबको पता है कि कौन सा जानवर कितना कुतरता है। बड़ी परेशानी होती है, दीपावली की सफाई में तो बड़ी परेशानी होती है, बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पर देख लो, चूहा, गिलहरी, दीमक, छिपकली। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? चूहा, ठीक है? 15 का ए आपका सही उत्तर है। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे मैम मेरे यहाँ तो नहीं चूहा है। अरे बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपके यहाँ चूहा नहीं है, आप लोग रैट फ्री घर में रहते हैं। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं 16वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन का कृत्रिम स्रोत नहीं है? यहाँ पे क्या बोला गया है क्लास? नहीं है कृत्रिम स्रोत। तो देखते हैं। अब बताइए, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सोर्स, मतलब मैन मेड नहीं है, यहाँ पे मैन मेड कॉज नहीं है। अच्छा, इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने आपको एक टर्म बताया था, एंथ्रोपोजेनिक। पेपर में पूछा गया था ये, इसके पहले के पहले वाले टेस्ट में। मुझे ये नहीं याद है कि कौन सा टेस्ट नंबर है, लेकिन ये हमने डिस्कस किया था। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो मनुष्य द्वारा जो
प्रदूषण फैलाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उस कॉज को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉज कहते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक कॉज का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वो भी एक आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एमिशन है, ठीक है, पॉल्यूशन का। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ मीथेन कौन सा नहीं है बोला गया है। तो धान की खेती कौन करता है, हम आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैन कॉज है, ये आर्टिफिशियल कॉज है, ठीक है। घरेलू पशु वातावरण डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी हम आप करते हैं, तो ये आर्टिफिशियल मैनर है। अपशिष्ट प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट भी एक आर्टिफिशियल मैनर है। लेकिन जंगलों में गिरे हुए जो पत्ते हैं वो नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, जंगल है तो वहां पे पत्ते गिर रहे हैं, मीथेन का एमिशन हो रहा है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास, मीथेन एमिशन के कुछ आर्टिफिशियल सोर्स और कुछ नेचुरल सोर्स, ठीक है। तो कृत्रिम या मानवीय स्रोत जिसको कि हम कह रहे हैं, जैसे धान के खेत से जो मीथेन का उत्सर्जन होता है, कोयले की खादान से, ठीक है, घरेलू पशु वातावरण से, अपशिष्ट प्रबंधन से, ये सब आपके क्या है, कृत्रिम स्रोत हैं। अब हम बात करें नेचुरल सोर्स की, तो आर्द्र भूमि वेटलैंड से मीथेन का एमिशन होता है, ठीक है, समुद्र से या कार्बनिक पदार्थों के विघटन से मतलब डिकम्पोजिशन से, और जंगलों में गिरे हुए पत्तों के सड़ने से भी मीथेन गैस बनती है। क्लास ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान में रखिएगा। 17 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 17 प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ गैस दी गई है, एक तरफ उपयोग दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब हम ब्यूटीन की बात करते हैं तो ब्यूटीन आपकी कहाँ से रिलीज होती है, ये आपके सिगरेट से रिलीज होती है। एक बार पेपर में डायरेक्ट ये प्रश्न बना था कि सिगरेट के धुएं में कौन कौन सी गैस आपकी प्रेजेंट होती है, तो उसमें ब्यूटीन भी होती है, याद रखिएगा। मीथेन की अगर हम, तो ए का थर्ड, ए का यार ऑप्शन नहीं अच्छा यहाँ पे सेट किया गया है, मुझे एक पता रह रहा है, सब मिल जा रहा है, लेकिन हम और भी देखेंगे। मीथेन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ से रिलीज होती है, पेट निर्माण से, ठीक है। हम बात करें क्लोरोइथेन की, तो क्लोरोइथेन प्लास्टिक निर्माण से। और अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन और एसिटिलीन की, तो ये वेल्डिंग के समय पे, यहाँ पे डब्ल्यू कर लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक है, ये वी नहीं होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। 17 का ए आपका सही उत्तर है। सिगरेट के लाइटर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ब्यूटेन होता है, ठीक है। फिर उसके छपाई के शाही में, पेंट निर्माण में, मोटर टायर में, काला रंग में, कार्बन की छड़े में, इसमें आपके सब क्या होते हैं, मीथेन प्रेजेंट होते हैं। और दलदली क्षेत्रों में जैसे वेटलैंड में भी आपके मीथेन पाए जाते हैं ना। फिर वेल्डिंग में हम अगर बात करें तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का यूज होता है, प्लास्टिक निर्माण में क्लोरोइथेन का। इस तरीके के प्रश्न साइंस के बनते हैं। 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, सही है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन की बात करें तो फ्रेडरिक बेंटिक ने इसका किया था, ये भी सही है। प्रिंटिंग प्रेस की बात करें तो जॉन ग्यूटेनबर्ग, सही है। ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे सोल्स दिया है, ये आपका गलत है। 18 का डी आपका गलत है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर की किसने किया है, सॉकले ने किया है, ना कि सोले ने किया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया है, सॉकले द्वारा किया गया है। 19 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नील कटर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है, यहाँ पे लिवर की बात की गई है। दूसरा, नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। फिर चिमटा जो है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। अब क्लास यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, पहले आप देख लीजिए। देखिए ये फर्स्ट लिवर, सेकेंड लिवर, थर्ड लिवर उत्तोलक जिसको कि हम कह रहे हैं। फर्स्ट लिवर में जो आपका जो फलक्रम होता है वो मिड में होता है, ठीक है, मिड में फलक्रम होता है। आपका जो एफर्ट होता है वो इस तरफ लगता है और इधर आपको फोर्स आउटपुट मिलता है। कैची की अगर आप बात करेंगे तो फलक्रम जो ज्वाइंट है वो बीच में है, इधर से आप कैची की हैंडल को इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट कैची काट रही है दूसरी तरफ से, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में फलक्रम होता है, ठीक है। अब आप सोचिए इनपुट और आउटपुट के बीच में फलक्रम जब भी होगा तो उसको हम किस में रखते हैं, बताइए, उसको हम रखते हैं फर्स्ट क्लास लिवर में। अब दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर सेकेंड क्लास लिवर। सेकेंड क्लास लिवर में क्या होता है, फलक्रम एक तरफ होता है, ठीक है, एफर्ट एक तरफ डालते हैं और जो आउटपुट होता है वो मिडिल में होता है। मतलब जो ज्वाइंट है फलक्रम इधर है, आउटपुट आपको मिडिल में मिल रहा है और एफर्ट इनपुट आप इधर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्लास लिवर में होता है। थर्ड क्लास लिवर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो हैंड में हम हाथ से सामान उठा रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, फलक्रम ये है, ठीक है, और
ये क्या है आपका, ये आपका एफर्ट है, इनपुट है, आप ऐसे यहां से ताकत लगा रहे हैं ना, तो ये आपका थर्ड क्लास लेबर हो गया। तो यहाँ पर क्लास आप लोग देख लीजिए, आपका सही उत्तर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट पूछा है तो डी होगा। ठीक है, नेल कटर जो है, नेल कटर आपका क्या है बताइए, ये आपका है फर्स्ट क्लास लेबर। क्यों फर्स्ट क्लास लेबर है, अगर आप नेल कटर से काटेंगे तो यहाँ पे आप एक तरफ से एफर्ट डालेंगे, आउटपुट आपको एक तरफ मिल रहा है, फलक्रम बीच में है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, जब लेमन स्क्वीजर की हम बात करेंगे तो लेमन स्क्वीजर में अगर आप देखेंगे क्लास तो क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सेकंड क्लास दिया गया। क्यों सेकंड क्लास है, नींबू निचोड़ने वाला कुछ इस तरीके से होता है, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन तब भी, और यहाँ पे आपका ज्वाइंट रहता है। जब आप यहां से आउटपुट मतलब इनपुट देते हो, यहां से ताकत लगाते हो, नींबू का रस यहां से निकलता है, ठीक है, दबाने पे, तो यहां पर ये आउटपुट मिल रहा है और फलक्रम इधर है, तो ये सेकंड क्लास लेबर हो गया। यहां से आप तुलना कर लो, देख लो, आउटपुट यहां से मिल रहा है, बीच में है आउटपुट वाला और फलक्रम इधर है, ज्वाइंट इधर है। फिर इधर देखो, टंग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, चिमटे की अगर हम बात करेंगे तो चिमटा किस तरीके से होता है, चिमटा इस तरीके से कुछ होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि आप इनपुट इधर दे रहे हो, ठीक है, फलक्रम ये है आपका, ठीक है, और आउटपुट आपको इधर से मिल रहा है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ये थर्ड क्लास लेबर हो गया। तो यहाँ पर क्लास ये चीज आपका हो गया। तृतीय श्रेणी के अगर उत्तोलक की हम बात करेंगे, लेबर की हम बात करेंगे, तो यहाँ चिमटा, किसान का हल, मनुष्य का हाथ और मुंह का जबड़ा, ये सब आपका थर्ड क्लास लेबर में आता है। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको अयस्क दिए गए हैं, और दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको धातु दिए गए हैं। तो देखते हैं, चिली सोरा की हम बात करेंगे, चोल पेट्रल की हम बात करेंगे, तो इसमें ये किस धातु का ओर है, ये सोडियम का ओर है, सही है। ठीक है, डासपोर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको पोटेशियम दिया गया है, जो कि आपका सही नहीं है। ठीक है, जिप्सम की बात करेंगे तो ये कैल्शियम का है। ठीक है, फिर यहाँ पे डोलोमाइट की बात करेंगे तो मैग्नीशियम, लेकिन जो डासपोर है वो आपका पोटेशियम का नहीं है, वो किसका है, एल्यूमिनियम का है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा 20वें का, बी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया होगा ये चीज। और से भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, आप मैग्नीशियम का ओर देख लीजिए, ठीक है, आप किसका ओर देख लीजिए, आप कैल्शियम का ओर देख लीजिए, लाइमस्टाइन, कैल्साइट, ठीक है, जिप्सम, ये सब कैल्शियम का है। पोटेशियम का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे साइनासाइड दिया है, कार्नेलाइट दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लास पेपर में प्रश्न बनता है और से भी रिलेटेड। अगर पास्ट ईयर्स के पेपर आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसी तरीके के प्रश्न पेपर में आपके बनते हैं। ये चीज आप खुद समझ रहे होंगे, मैं आपको नहीं फोर्स कर रही हूँ कि जो मैं बता रही हूँ वही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं कभी नहीं कह रही हूँ। हम भी एक तरीके से गेस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में ऐसे प्रश्न बने हैं तो आने वाले परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उसी के बेसिस पे हम एक मॉडल पेपर तैयार करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं सोई हूँ, मुझे सपने में आ गया कि ये पेपर आएंगे और मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम भी एक गेस वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रश्न है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बने हुए हैं, उसमें कुछ और चेंजेस करके एक दो नए टॉपिक डाल के प्रश्न आपके बने हैं। 21वां प्रश्न हम देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा अंतर कहां पर है, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है राजस्थान। इसको आप लोग अगर देखें यहाँ पे व्याख्या में, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो राजस्थान में 27.1% का अंतर है। ये अंतर कैसे है, अगर हम पुरुष साक्षरता वहां देखेंगे, मेल लिटरेसी देखेंगे तो वहां पर 79.2% है। ठीक है, और फीमेल लिटरेसी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे 52.1% है। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 27.1% का डिफरेंस, जो कि मैक्सिमम है। अब हम यूपी स्पेशल का भी देख लेते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो है 67.7%, याद रखिएगा। ठीक है क्लास, और अगर हम यहाँ पर पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो वो 77.3% है, और अगर हम फीमेल साक्षरता की बात करेंगे तो वो आपका 57% है। तो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में अगर हम अंतर देखेंगे तो 20% का अंतर आपको दिखेगा 57 और 77 में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे 22वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको हम डिस्कस करेंगे। इधर बाजरा के सामने आपको दिया गया अर्कट, फिर आपको क्या दिया गया है, तिल के सामने फाइलोडी, फिर उसका मटर के सामने बुकनी, सोयाबीन के सामने आर्द्रपतन दिया गया है।
तो यहाँ पर आप मुझे बताइए 22वें का सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर है। अगर हम आद्र पतन की बात करेंगे तो ये सोयाबीन में नहीं है, ये आपका किस में है, टोबैको में, तंबाकू में। ठीक है, 22 का डी आपका सही उत्तर है क्लास। अगला प्रश्न हम देखेंगे 23वां। देखिए आरओ एआरओ की परीक्षा में क्रॉप और उनसे रिलेटेड डिजीजेस वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको छोड़िएगा नहीं, पढ़ के जाइएगा। चलिए 23rd प्रश्न देखते हैं। इको मार्क योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए लास्ट टेस्ट में हमने ये डिस्कस किया था ना, ये तो हमने डिस्कस किया था। इको मार्क वाला जो प्रश्न बना था उसमें पूछा गया था कि इको मार्क क्या सिंबलाइज करता है। तब मैंने आपको बताया था जब ये प्रश्न बना है तो हो सकता है आने वाली परीक्षा में कुछ और प्रश्न बने जो कि इस तरीके से बन सकते हैं। जैसे इको मार्क की अगर हम बात करेंगे, इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, ये आपका गलत है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ये आपका 1991 से स्टार्ट हुआ है ये। ठीक है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित होते हैं, ये आपका गलत है। इको मार्क उन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि आपके पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं उन प्रोडक्ट को। यह मार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। ये जो मार्क है वो आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत खाली दूसरा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका। क्या पूछा गया क्लास, एक बार देख लेते। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो 1 और 3 आपका कहीं भी नहीं, अच्छा पहला भी आपका गलत है ना, सॉरी पहला भी आपका गलत है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। कुछ स्टूडेंट कह रहे अरे मैम क्या बोल रही हो, अभी तो पहला क्रॉस करवाई हो, दूसरा क्रॉस करवाई हो, तो तीसरा ही तो बचा। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, मैं कहना चाहूंगी उनको। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे इको मार्क में कौन सी पिक्चर बनी है थी, घड़े की ना, याद रखिएगा। 24वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 24वां प्रश्न देखिए क्लास, निम्नलिखित परियोजनाओं के शुरू होने का सही अनुक्रम बताइए। ठीक है, हमें करेक्ट सीक्वेंस में इसको लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की अगर हम बात करें, यहाँ पर मस्क डियर, मस्क डियर आपको किधर मिलता है, ठंडे प्रदेशों में मिलेगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, तो ये 1970 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं आपके राइनो की, तो 1985। स्नो डियर की अगर स्नो लेपर्ड की हम बात करेंगे तो ये भी आपके कोल्ड प्रदेशों में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश की तरफ आपको मिलेगा, 2009 याद रखिएगा। और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका 1975 हो गया। ठीक है, अब इसको आप अरेंज करो। तो सबसे पहले आपको मस्क डियर दिख रहा है 2, बताइए 2 पे टिकला, 2 हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपको दिख रहा है क्रोकोडाइल 2, 4। फिर क्या दिख रहा है, राइनो 1। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है 3, तो 2, 4, 1, 3, तो सी आपका सही उत्तर है। अब देखो क्लास राइनो की बात करते हैं तो हमने आपको कितनी बार बताया, 1 हॉर्न राइनासोरस जो है, एक सींग वाला गैंडा, ये आपको असम में मिलता है, काजीरंगा में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में कई बार काजीरंगा के बारे में पूछ रहा था। 1 हॉर्न राइनासोरस याद रखिएगा। यहाँ पर स्नो लेपर्ड आपको हिमाचल में मिलेगा। ठीक है, पूछा जाता है पेपर में कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है, कोल्ड डेजर्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको हिंट दे दिया, कोल्ड डेजर्ट उत्तर प्रदेश, इंडिया में कहां पर है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। सॉरी क्लास, उत्तर प्रदेश में नहीं है, गलत बोला है। कोल्ड डेजर्ट भारत में कहां पर है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद क्रोकोडाइल कंजर्वेशन आपका प्रोजेक्ट 1975। यहां पे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है, 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है, 1992, याद रखिएगा, ये सब भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर 1 मिनट क्लास, देखिए यहाँ पर एक चीज गलत है, इसको प्लीज सही कर लीजिए क्लास। यहाँ पर मैंने आपको राइनो प्रोजेक्ट जो है वो 1985 बताया है, इसको आप प्लीज सही करिए, ये 1987 है। ठीक है, ये 1987 है, इसका ईयर आप लोग सही कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे गैंडा परियोजना यह प्रारंभ हुई है 1987 में। ठीक है, और विश्व गैंडा दिवस प्रति वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी चीज याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम पश्चिम बंगाल का जलदापारा देखेंगे, असम का मानस तथा काजीरंगा देखेंगे, तो यहाँ पे आपको गैंडा जो है प्रमुख रूप से मिलते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। इसको 1987 जरूर कर लीजिएगा, और सब तो सही बताए 2009। ठीक है, 1970 आपका मस्त। ठीक है, चलिए
25 प्रश्न को अब हम देखते हैं। अंगुली के निशाने का पता लगाने के लिए, अंगुली मतलब उंगली की बात की गई है, अंगुली लिखा उंगली, ठीक है, फिंगर्स की बात की गई है कि में किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, गामा का, एक्सरेज का, अल्ट्रावायलेट रेज का या फिर विजुअल रेज का। तो बताइए, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग थोड़ा सा समय लेके बताइए, उंगली के उसको डिटेक्ट करने के लिए किन रेस का यूज किया जाता है। सर मूवीज में देखा होगा फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करने के लिए यूवी रेस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 का सी आपका सही उत्तर है। यूवी रेस का यूज किया जाता है उंगली के निशानों का पता लगाने के लिए, पैराबैग्नी किरणों का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज जर्मन भौतिकवादी भौतिकविद जोहन रिटर ने की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, हाँ बस इतना ही याद रखिएगा। चलिए 26 प्रश्न को अब हम देखते हैं। एलईडी एक विशेष प्रकार का डायोड होता है जो विद्युत धारा प्रभावित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। इसमें मुख्य प्रकाशोत्पादक घटक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एलईडी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायोड दैट एमिट light when electric current is flowing. What is the main light bulb in it? अब यहाँ पे देखिए लाइट एमिटिंग डायोड इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। डायोड लिखा है ना, लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका गैलेनियम और आर्सेनाइड का यूज किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें एलईडी की तो गैलेनियम और आर्सेनाइड का यहाँ पे मेन कॉम्पोनेंट होता है, ठीक है। चलिए सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्लास, ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर हम बात करें, ऐसे में थोड़ा सा आपको बता रही, जो कंडक्टर है ना, जो भी कंडक्टर है, चालक है, विद्युत चालक जिसको हम बोलते हैं, तो आप जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे वो तुरंत आपका फ्लो करने लगेगा। सेमीकंडक्टर एक स्पेशल उसमें, मतलब ये कंडक्टर होते हैं लेकिन जैसे बहुत डीप में हो जाएगी चीजें, जंक्शन एनपी पीएनपी ऐसे आपके डायोड्स होते हैं। छोड़िए इसको, छोड़ दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, इसका कोई मतलब नहीं, पेपर में प्रश्न नहीं बनेगा, इंजीनियरिंग का हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। चलिए 27वें प्रश्न को हम देखते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल मेडिसिन कहाँ पे आपका है? जयपुर में, अहमदाबाद में, भोपाल में या फिर पुणे में? तो बताइए कहाँ पर है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल मेडिसिन? उत्तर आपका है डी, पुणे में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल मेडिसिन लोकेटेड है, ठीक है। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो दोनों याद रखिएगा। 28 हम देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग का उपयोग किया जा सकता है ऑटोमोबाइल में, किचन में, गार्डनिंग में या फिर सब में? तो ये यहाँ पे सब में। अब इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है क्लास? आप लोग देखते होंगे ना कि अब कुछ समय बाद क्या होगा, हमारा जो पूरा घर है वो एकदम ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप गाड़ी में बैठे हुए हो और घर को आपने अलर्ट भेज दिया कि मैं 10 मिनट में पहुंचने वाला हूं। हो सकता है आपकी गाड़ी में जो जीपीएस लगा है वो आपके घर में बैठा हुआ कोई मॉनिटर हो, कर ले, ठीक है, वो आपका सेंस कर ले कि हमारा मालिक 20 मिनट में घर पहुंचने वाला है, तो 10 मिनट के बाद एसी ऑन करनी है, कॉफी मशीन ऑन करना है, सब ऑन करना है। आप जैसे घर पहुंचे, आपको घर ठंडा मिला, कॉफी तैयार मिली, डोर ओपन हो गए ऑटोमेटिकली खुद। तो एक तरीके से क्या इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है, चीजों में, और सब चीज आपकी कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। तो यही है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये भी एक हिस्सा हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे आपके ऑटोमोबाइल में भी इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक है। जीपीएस लगा हुआ है, तुरंत आपने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी पहुंचने वाली है, गाड़ी का जो वो है, आपका जो एसी है गाड़ी में वो भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, क्योंकि 10 मिनट में आप अपने लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। आपके गाड़ी ने आपको अलर्ट कर दिया कि यहाँ पे ट्रैफिक है, तो ऑटोमोबाइल्स में यूज हो सकता है। किचन में भी, किचन में आपकी कॉफी बन के तैयार हो गई है, ठीक है, गैस एक आपने सेट कर दिया कि 10 मिनट बाद सारी चीजें ऑफ हो जानी चाहिए, ऑफ हो गई। गार्डनिंग में भी हो सकता है आपका यूज, ठीक है, आपने सेट कर दिया कि 10 मिनट तक पानी के फव्वारे करने हैं या ये करना, सब हो गया। तो इंटरनेट ऑफ थिंग का हर जगह प्रयोग हो सकता है। तो डी आपका सही उत्तर है। 9 प्रश्न को हम देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक साख नियंत्रण का उपयोग नहीं है? यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा आपका क्वांटिटेटिव टूल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल नहीं है। क्लास देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम दो तरीके की पॉलिसीज को पढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंस की पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो यहाँ पर किसका रोल होता है? सेंट्रल बैंक का। और सेंट्रल बैंक भारत का कौन है? आरबीआई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वांटिटेटिव टूल की बात की गई है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम दो टूल की बात करते हैं, एक आपकी क्वांटिटेटिव टूल की, दूसरी हम क्वालिटेटिव टूल की। तो यहाँ पे बोला गया कौन सा आपका क्वांटिटेटिव टूल नहीं है। इस तरीके के प्रश्न पेपर में बने हैं। रेपो रेट आपका क्वांटिटेटिव टूल है, आप रेट को यहाँ पे अल्टर करते हो, कम ज्यादा करते हो। एसएलआर की बात करते हैं तो ये भी आपका क्वांटिटेटिव टूल है। ओपन मार्केट ऑपरेशन की ओएमओ की बात करते हैं तो ये भी है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन और मॉरल सुएशन जो है, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक दबाव, ये आपके क्वांटिटेटिव टूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप किसी परसेंटेज को नहीं चेंज करें। जैसे रेपो रेट में आप लोग सीआरआर एसएलआर की बात करते हो तो आप परसेंटेज की बात होती है ना, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक दबाव की बात, आप खुद सोचो, नैतिक दबाव की बात कर रहे हैं तो ये आपका एक क्वालिटेटिव टूल है, ना कि क्वांटिटेटिव टूल है। ठीक है, तो 29 का डी आपका सही उत्तर है। किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं भी आता है तब भी वो अपने दिमाग में कर सकता है। जब भी हम क्वांटिटेटिव टूल की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे हम कुछ नंबर्स में, रेशियो में कुछ चेंजेस करेंगे। क्वालिटेटिव टूल में जैसे नैतिक दबाव, मॉरल सुएशन, ये आपकी क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, कभी इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी चिंता आप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से चीजें कवर की जाएगी। 30 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ आपके वनजीव बिहार है, दूसरी तरफ आपका जिला है। तो चलिए हम लोग इसको मैच करते हुए चलते हैं। चंद्रप्रभा वनजीव बिहार कहां पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ये चंदौली में है। ठीक है, ए का थर्ड होगा आपका। अब ये ऑप्शन आपका सही मतलब अरेंज किया गया है। ए का थर्ड आपका 3 जगह दिया गया है। चलिए और चेक करते हैं। महावीर स्वामी की जब हम बात करेंगे वनजीव बिहार, तो ये कहां पर है, ये ललितपुर में है। ठीक है, तो बी का फोर्थ भी 2 जगह दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया गया है। हस्तिनापुर वनजीव बिहार की जब हम बात करेंगे तो ये मेरठ में है, सी का फर्स्ट हो गया। और किशनपुर वनजीव बिहार की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये आपका लखीमपुर खीरी में है। तो 30 का डी आपका सही उत्तर है। क्लास देख लीजिए। ठीक है, किशनपुर वनजीव बिहार लखीमपुर खीरी हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर हम सबसे छोटा वनजीव बिहार की बात करेंगे तो वो आपका महावीर स्वामी वनजीव बिहार है, जो कि कहां पर है, ललितपुर में है। ये चीज याद रखिएगा, महावीर स्वामी वनजीव बिहार है वो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वनजीव बिहार है। और सबसे बड़े वनजीव बिहार की अगर हम बात करेंगे तो ये हस्तिनापुर वनजीव बिहार है। ठीक है, जो कि मेरठ में है, जो कि मेरठ और भी विस्तृत है। ये मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर तक विस्तृत है। ये फर्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इन्हें अरेंज करना है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम केस, कांग्रेस का लाहौर सेशन, नेहरू रिपोर्ट और बरदौली सत्याग्रह। अब ये सब चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है। बरदौली सत्याग्रह किसके द्वारा, यहाँ पे किसने इसको प्रिसाइड किया था, तो आप सभी को मैंने बताया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह की अगर हम बात करें, ये कब हुआ था, अक्टूबर 1928 में। मैंने आपको ये चीज बताया था कि बरदौली सत्याग्रह में ही जो वहां की औरतें थी बरदौली की, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो कभी अगर पेपर में प्रश्न पूछे कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में मिली थी, तो वो बरदौली सत्याग्रह में मिली थी। ठीक है, दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट की बात करें क्लास, तो नेहरू रिपोर्ट जो थी आपकी वो अगस्त 1928 का ये समय था। ये चीज भी मैंने आपसे डिस्कस की है कि भारतीयों को चैलेंज दिया गया था कि अगर आप लोग इतने सक्षम हैं तो एक रिपोर्ट बनाइए कि भारत का जो संवैधानिक ढांचा है वो किस तरीके का होना चाहिए, तैयार करिए, लेकिन आप सबकी सहमति इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हुई थी, जिसमें भारत ने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी और 1 साल का टाइम दिया था अंग्रेजों को कि आप नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन नेहरू रिपोर्ट को 1 साल का समय इन्होंने दिया, तब भी कुछ नहीं अंग्रेजों ने किया। 1929 में फिर ये लोग गुस्साए और जो हमारे नए लीडर्स थे उस समय के यंग लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो कि अब डिमांड कर रहे थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ पे जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो बूढ़े लीडर्स थे उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दे दो अंग्रेजों को, हो सकता है वो हमारी मांग सुन ही ले। लेकिन आपको पता है कोई भी इसका मतलब नेहरू रिपोर्ट को लेकर कोई भी चीजें इंप्लीमेंट नहीं की गई। और फिर 1929 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है जिसको कि जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं।
लाहौर सेशन को। और रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर वो कहते हैं कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमारी मांग है पूर्ण स्वराज की, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और आने वाले 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अगर हम लाहौर सेशन की बात करें तो ये आपका दिसंबर में 1929 में हुआ था। ठीक है, और आपको पता है ये जो 1928 और 29 का समय है, इसी समय आपका नेहरू रिपोर्ट तो बनकर तैयार है। साथ ही साथ अंग्रेजों द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया गया था जिसका की नाम क्या था, साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे, सारे यूरोपियंस थे। ठीक है, इसी वजह से भारतीयों ने इसका विरोध भी किया था। हर जगह भारत में इसके खिलाफ नारा लगाया गया, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और जब ये नारा लग रहा था तो यहाँ पर लाला लाजपत राय भी इसके विरुद्ध, इन्होंने भी रैली निकाली जिसमें कि उनको लाठी चार्ज हो गया और लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से पंजाब में तो एकदम दुख की लहर आपकी दौड़ उठी थी। और पंजाब में कुछ और हमारे क्रांतिकारी लीडर्स थे जैसे कि बटुकेश्वर दत्त और आपके ये भगत सिंह। ठीक है, इन लोग ने फिर क्या किया, 1929 में एक बम फेंक दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो यहाँ पर जो बहरी सरकार है उस तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, ये भी 1929 की घटना है। अब अगर आप इसको अरेंज करेंगे, देखिए स्टोरी की तरह अगर आप इसको पढ़े होते तो आप आराम से प्रश्न लगा सकते थे। आपको पता होता नेहरू रिपोर्ट आई है, साइमन कमीशन आया है, ठीक है, फिर लाहौर सेशन हुआ है और उसके पहले आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भी फेंक दिया गया है। किसके द्वारा, भगत सिंह द्वारा, बटुकेश्वर दत्त द्वारा। तो इसको अरेंज करिए। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपका 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। तो 3 4 1 2। तो 31 का सी आपका सही उत्तर है। 32 प्रश्न देखते हैं। देखिए क्लास, जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए ना तो उसको एक स्टोरी की तरह पढ़िए, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको ईयर नहीं भी याद है तब भी आप कर लेंगे, अगर आपके दिमाग में वो एक स्टोरी की तरह, एक पिक्चर की तरह बसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, लगाते हैं प्रश्न को। पपीता की अगर हम बात करेंगे तो पपीते का जो आपका वैज्ञानिक नेम है वो है कार्सिकेसी। ठीक है, यहाँ पर जब ये डेंगू की बीमारी फैली थी तो उस समय लोग कह रहे थे कि पपीते का सेवन करिए, तो बहुत लोग होम्योपैथिक दवाइयों की भी बात कर रहे थे। तो उसमें जो एक होम्योपैथिक दवाई थी कार्सी करके, वो पपीते के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई थी। तो अगर किसी ने उसको पिया होगा तो उसको भी याद होगा। ठीक है, अब बताना कौन कौन पिया था। चलो सेब की बात करें हम, मत बताना, कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना, इसलिए बताया, मत बताना। इसके लिए मत तकलीफ उठाना कमेंट बॉक्स में लिखने की, लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है उसके उत्तर दे दिया करो क्लास। सेब की अगर हम बात करें तो सेब की, तो यहाँ पे रोजेसी। ठीक है, तो यहाँ पे बी का 4th हो जाएगा। केला की बात हम करेंगे तो मुजेसी। ठीक है, और नारियल की हम बात करेंगे तो कैरिकेसी। सॉरी, यहाँ पे देखिए कैरिकेसी हो गया, और नारियल की बात करेंगे तो आरकेसी। ठीक है, तो क्लास ये थोड़ा सा आज पॉइंटर, ये जो पेन है वो दिक्कत दे रही है, उसकी वजह से मेरा माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मैच करेंगे तो एक सेकंड आपको 2 जगह दिया गया है। ठीक है, सेब की बात करेंगे तो वो आपका बी में दिया गया है। ठीक है, तो 32 का आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। 33 प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? तो औसत लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है ये पूछा गया है। तो 33 प्रश्न को एक, मम्मी थोड़ा सा धीमे 33 प्रश्न को अब हम देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 829, 829, 912, 912, 902, 907। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? आपका 912। तो 33 का बी आपका सही उत्तर है क्लास। यहाँ पर टिक लगा लीजिए। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात जो है, जो सेक्स रेशियो है वो है 912। यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जौनपुर में है, फिर आजमगढ़ में है, फिर देवरिया में है। न्यूनतम की अगर हम बात करेंगे तो वो गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी चीज याद रखिएगा। उसके बाद आपका हमीरपुर है, बागपत है, फिर उसके बाद कानपुर, बांदा और मथुरा है। इसको ध्यान में रखिएगा। 34 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूक्ष्म सेल का एनोड व कैथोड क्रमशः बनता है, किसका बनता है? जिंक और ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट जिंक का, ग्रेफाइट एंड कॉपर का, या फिर एल्यूमिनियम एंड
एल्यूमिनियम एंड ग्रेफाइट का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, जो आपका जो सूक्ष्म जेल ड्राई सेल का जो आपका एनोड होता है वो ग्रेफाइट का होता है और जो कैथोड होता है वो जिंक का होता है, जिसको कि हम जस्ता कहते हैं। बी आपका सही उत्तर है। 30 को अब हम देखते हैं, निम्नलिखित माध्यमों में प्रकाश की चाल का बढ़ता क्रम क्या है। तो स्पीड ऑफ लाइट का बढ़ता क्रम की बात हमने की है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर होगी, वैक्यूम में होगी। ठीक है, आप वैक्यूम में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, स्पीड ऑफ लाइट आपकी मैक्सिमम होगी। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सब बढ़ता क्रम पूछा है तो एक आपका सबसे लास्ट में होगा। उसके बाद किसमें, मतलब सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो डायमंड में होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ग्लास में होगा, फिर दूसरे नंबर पे मतलब तीसरे नंबर पे वाटर होगा, फिर डायमंड ये होगा आपका वैक्यूम होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, बी है। अब क्लास खुद इमेजिन करो, स्पीड ऑफ लाइट की हम बात करें, वैक्यूम में तुरंत आपकी स्पीड ऑफ लाइट में किसी भी तरीके का हर्डल नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, एज इट इज वो अपने पाथ को फॉलो करेगी। डायमंड की बात करते हैं तो आप सभी को पता है डायमंड में चमक किस वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, ग्लास की बात करेंगे तो ग्लास अगर आप रखेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट आपको थोड़ी सी कम यहाँ पे ट्रेवल करते हुए ये घटेगी और वाटर में उससे कम घटेगी। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 36। निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, या फिर सोडियम थायोसल्फेट, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 36 का जो सही उत्तर है वो आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके के प्रश्न भी पेपर में बनते हैं तो इसको छोड़िएगा नहीं। 36 का डी आपका सही उत्तर है। क्लास में कुछ और चीजों को भी डिस्कस आपसे करूंगी, जैसे कि कॉमन सॉल्ट और उनका यूज। कास्टिक सोडा की बात अभी हमने की तो मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, डिटर्जेंट में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर में यूज होता है, पेपर में यूज होता है। बेकिंग सोडा को किस नाम से, बेकिंग सोडा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये पेपर में प्रश्न बनता है, मैं फिर आपको बताऊंगी, जिन स्टूडेंट ने भी पास्ट ईयर्स के पेपर सॉल्व किए हैं उनको ये बात जरूर समझ में आती होगी कि मैम क्या बताना चाह रही। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि बेकिंग सोडा, तो आप याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3। और अगर हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो याद रखिएगा यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। 37 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र में नहीं किया जाता है, चारकुला, मयूर, कर्मा या फिर रास। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, कर्मा नृत्य जो है वो ब्रज क्षेत्र में नहीं आपका परफॉर्म किया जाता है। ये सोनभद्र मिर्जापुर में कर्मा नृत्य परफॉर्म किया जाता है और जो खरवाड़ जनजाति वहां पर आपकी है वो इस नृत्य को करती है। ठीक है, 38 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान अकादमी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान लखनऊ में है, सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी लखनऊ में है, सही है। लेकिन हिंदुस्तान अकेडमी जो है वो आपका लखनऊ में नहीं है। आज थोड़ा सा पॉइंटर में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग इसको परेशान मत होइएगा जो गुज जा रहा है उससे। हिंदुस्तान, अगर हम बात करें हिंदुस्तान अकादमी की तो ये कहाँ पर है, ये प्रयागराज में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। 39 प्रश्न को अब हम देखते हैं, मानव गरीबी सूचकांक की बात की गई है के संदर्भ में सत्य कथन चुने। यह सूचकांक 2 कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। दूसरा है, इसके विकसित एवं विकासशील देशों के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार किए जाते हैं। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लिए अलग अलग सूचकांक तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर क्लास जो ये लिखा गया है कि ये इंडेक्स आपका डिटरमाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स, ये आपका गलत है। यहाँ पे मेनली 4 फैक्टर्स आपके होते हैं। हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये आपके जो सूचकांक है ये आपके अलग इंडेक्सेस जो है वो अलग अलग तैयार किए जाते हैं, ये सही है।
39 का बी आपका सही है। अब हमने आपको बताया यहाँ पर 2 नहीं 4 फैक्टर होते हैं, तो वो 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको कि हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। दूसरा होता है आपका लिटरेसी, जिसको कि हम साक्षरता कहते हैं। तीसरा आपका इनकम होता है, ठीक है, मतलब जिसको हम आय कह रहे हैं। और फिर आपका आखिरी होता है सामाजिक वंचन, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्लास पेपर में पूछा जाता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI, मानव गरीबी सूचकांक आपके किन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न अब हम देखेंगे, मूल स्थिरीकरण कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2012 में, 2002 में, 2008 में कि 2014 में? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? 2014 में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड स्थान के नाम देख लेते हैं। पहले हम इंडिया के कंटेक्स्ट में इसको देखेंगे कि जूमिंग एग्रीकल्चर, जिसको कि हम कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं, स्थानांतरित खेती जिसको हम कहते हैं। स्थानांतरित खेती में क्या होता है? जो जंगल होता है उसको काट के खेती की जाती है, और जब उस जगह की जो मिट्टी होती है वो अपनी फर्टिलिटी, जो उपजाऊपन उसका जो होता है खत्म हो जाता है, तो उस जमीन को छोड़ के फिर आगे के जंगल को काटा जाता है, फिर वहां पे खेती की जाती है। इसी तरीके से एक जगह से जंगल काट के ये दूसरी जगह खेती करना शुरू करते हैं। जब तक मिट्टी उपजाऊ होती है वहां खेती करते, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब हम जूमिंग एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जूम कृषि की बात करेंगे, तो उत्तर पूर्वी भारत में इसे जूम नाम से जाना जाता है, इस तरीके से, ठीक है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है। वेबर एवं दहियार की बात करेंगे तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोला जाता है। दीपा बस्तर क्षेत्र में बोला जाता है। जरा एरका दक्षिण राज्य में, साउथ के स्टेट में बोला जाता है, ठीक है। बत्रा अगर हम बात करें तो ये आपका राजस्थान में बोला जाता है। पोनू आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में, कमान, बिंगा और डांगी जो है वो उड़ीसा में। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए क्लास। ये आपका मैच द कॉलम सुमेलित करने को प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में बना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्ल्ड में, ठीक है, अगर हम दूसरी कंट्रीज में बात करें तो रे नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वियतनाम में जाना जाता है, तावी नाम से मेडागास्कर में, मसोले नाम से कोंगो में, पंग नाम से भूमध्य रेखीय अफ्रीका देश में, ठीक है। फिर यहाँ पे लोगन देखिए तो पश्चिमी अफ्रीका में, कोमील बोलेंगे मैक्सिको में, मिल्पा युकांटन और ग्वाटामेला में। फिर एलाकीन जब हम बोलेंगे तो ग्वाटालोप में, ठीक है, यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ पे देखिए मिलिया की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिको में, ठीक है, कोनकू वेनेजुएला में, रोका ब्राजील में। क्लास यहाँ से प्रश्न बना है मैच करने में, ठीक है। जो भी बच्चे पहले के पेपर्स दिए हैं या फिर पास्ट ईयर्स के पेपर देखे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्ना श्रीलंका में, ठीक है। तांग्या की अगर हम बात करेंगे तो म्यांमार में, कैगिन की बात करेंगे तो फिलीपींस में, चेतिमिनी की बात करेंगे तो युगांडा में, लोदांग जावा, ठीक है, तामराई थाईलैंड, हुमायूं जावा और इंडोनेशिया में। जूम हमने डिस्कस किया उत्तर पूर्वी भारत में। वेबर दाहियार अभी हमने बुंदेलखंड रीजन में, दीपा बस्तर जिले में बताया मैंने, एरका दक्षिण राज्य में, बत्रा राजस्थान में। क्लास इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, पहले का, दूसरे का, तीसरे का और ये चौथे का। तो यहाँ पे इंडिया में जूम कल्टीवेशन को किस नाम से जाना जाता है और वर्ल्ड में, ये सारा आपको दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, अगर आप नहीं ले पाए हैं तो एक बार और लीजिए। चलिए पॉज करके वीडियो ले लीजिए क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यही पेंड करेंगे। अब आप लोग दीपावली मनाइए, जाइए एक दिन का ब्रेक लीजिए, फेस्टिवल मनाइए, ठीक है, और खूब एंजॉय करिए और अपने लिए प्रार्थना करिए कि भगवान करे आने वाले साल में आपके हाथ में सरकारी नौकरी हो, ठीक है। आरओ की परीक्षा आपकी मतलब आप सफल हो जाए इसमें, लेकिन अपने साथ वफादारी करिएगा, ठीक है। अपने साथ आप जब वफादारी करेंगे, जब आप उतना पढ़ेंगे जितना आवश्यकता है इस परीक्षा के लिए, तो आप खुद सेटिस्फाई रहेंगे और यही चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी परीक्षा में। क्लास ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करिए, ठीक है। पढ़िए जरूर, मैं हमेशा कहूंगी पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ क्वेश्चंस लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसका कोई यूज है।
इसी वजह से टेस्ट में जरूर अपीयर होइए, आप लोग जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, और आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए। ये सब चीजें आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। हैप्पी दिवाली आप सभी को, ठीक है। आप पे भगवान खूब कृपा करे और मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। आप सभी लोग अपना दुआएं मांगिएगा मेरे लिए भी। धन्यवाद आप लोगों को मेरा प्रणाम, ठीक है, और हैप्पी दिवाली। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द बेस्ट क्लास।